हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो भारतीय इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास के स्रोत और सामान्य परिचय। सबसे पहले भारत का नामकरण और भूगोल के बारे में। तो भारत का नाम जो है वो भारतवर्ष भी है, भारत भी है, जम्बू द्वीप, हिंदू या हिंदुस्तान, इंडिया। तो भारतवर्ष महाकाव्यों और पुराणों में भारत का देश इसे कहा गया है, भरतों का देश कहा गया है। महाकाव्यों और पुराणों में भारत को भरतों का देश कहा गया है और यहाँ के निवासी को भारती कहा गया है, यानी भरत की संतान। भरत ऋग्वेद में उल्लेखित एक प्राचीन कबीले का नाम था भरत। ऋग्वेद में उल्लेखित एक प्राचीन कबीले का नाम है भरत। उन्हीं के नाम पे हो सकता है कि भारत का नाम भारत रखा गया है। भारत का नाम जो है वो जम्बू द्वीप भी है। प्राचीन भारतीयों द्वारा यह नाम जो है वो प्रयुक्त किया जाता था जामुन वृक्षों के द्वीप के कारण। जम्बू द्वीप यानी यहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, इसीलिए भारत के भूमि को जम्बू द्वीप कहा जाता था। प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहा। प्राचीन ईरानियों जो है वो सिंधु नदी को सही से बोल नहीं पाते थे, सिंधु कहते, वो सिंधु को इंदु बोलते थे और इंदु से इधर रहने वाले को बोलते थे हिंदू। तो यहाँ देश जो है वो मध्यकाल में यह हिंदुस्तान के नाम से जाने जाने लगा, जो कि फारसी शब्द है। इंडिया, यूनानियों ने इसे इंदे कहा, इंडिया को इसे इंदे कहा। सिंधु नदी को ही इंद करके वो लोग जो है वो इसको इंदे बना दिए, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। यूनानी जो है वो इंदे कहते थे और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। भौगोलिक विभाजन की बात करें, भारत की भौगोलिक विभाजन, तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरे देश को, विंध्य की पर्वत श्रृंखला पूरे देश को उत्तर एवं दक्षिण भारत में बांट दी है। उत्तर में कौन है? इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार है। उत्तर में है इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार और दक्षिण में है द्रविड़ भाषा के परिवार। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार और दक्षिण में है द्रविड़ भाषा के परिवार। जनसंख्या का मिश्रण, भारत में जो जनसंख्या है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, काकेसायड है, निग्रोयड है, मंगलोयड है। तो भारत में जो जनसंख्या है वो बना हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के मिलने से, पैलियो मेडिटेरेनियन के मिलने से, काकेसायड के मिलने से, निग्रोयड के मिलने से और मंगलोयड के मिलने से। इतिहास का वर्गीकरण, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत। ये विभाजन का श्रेय जो है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिबरस को जाता है। इनका पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो 1904 ईस्वी में लिखा गया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो 1904 ईस्वी में लिखा गया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा यह लिखा गया था, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत, प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत की बात करें तो हमारा भारत का इतिहास जो है वो धर्म ग्रंथों से पता चलता है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है उनसे पता चलता है, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। सबसे पहले बात करते हैं धर्म ग्रंथ से। तो धर्म ग्रंथ यानी वेद, वेदों से भी हमारे भारतीय इतिहास का जानकारी मिलता है। तो हमारे देश में, भारत में वेद कितने हैं? वेद जो है वो 4 है और ये वेदों का संकलन किया था किसने? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। और वेदों का मुख्य उपदेश होता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो वेदों का मुख्य उद्देश्य होता है। 4 वेदों में सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं।
ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। और इसमें गायत्री मंत्र है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। आठवां मंडल जो है वो इसमें हाथ से लिखा हुआ ऋचाएँ हैं। आठवां मंडल में हाथ से लिखा हुआ ऋचाएँ हैं और इन ऋचाओं को खिल कहते हैं। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता का उल्लेख करता है। नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल जो है ये सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है और इसमें है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का ये जो है वो बात किया गया है। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वां मंडल जो है वो सबसे बड़ा मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। विशेष की बात करें तो एक शब्द है अधन्य। अधन्य शब्द का संबंध है किससे? गाय से। गाय को ही अधन्य या अगण्य कहा जाता है। वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। वामनावतार का 3 पग का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद को। तो मंत्रों और बलि के नियमों का संकलन है यजुर्वेद। मंत्रों और बलि के नियमों का संकलन है किसमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अधर्यो। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्यो। विशेष यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है वो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में ऐसे ऋचाएँ हैं जिनको गाया जा सकता है और सामवेद को पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। सामवेद को जो भी गाते हैं, सामवेद के ऋचाओं को जो भी गाते हैं उनको उद्रात्री कहा जाता है। विशेषकर सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको बोलता है? सामवेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है और इसके रचनाकार है अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद को लिखे हैं अथर्वा ऋषि। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि का उल्लेख है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि का उल्लेख है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति, ये बात बोला गया है अथर्ववेद में। अब कुछ और ग्रंथ है जैसे ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को ही सरल रूप से व्याख्या किया जाता है गद्य के रूप में। तो वेदों को ही सिंपली ढंग से जब प्रस्तुत किया जाता है उसी को बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैसे ही ऋग्वेद को व्याख्या करने वाले 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐतरेय और एक कौशितकी। ऋग्वेद के ऐतरेय व कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का व्याख्या करने वाले ग्रंथ है तैत्तिरीय एवं शतपथ। शतपथ जो है वो ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यजुर्वेद को व्याख्या करता है तैत्तिरीय एवं शतपथ, लेकिन शतपथ जो है वो ऋग्वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण वेद है। सामवेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या करता है उसका नाम है पंचविश। सामवेद को व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का है गोपथ। तो ऋग्वेद का हो गया ऐतरेय एवं कौशितकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। उपनिषद की बात करें तो कुल उपनिषद जो है वो 108 है, जिसमें से 13 मुख्य है
जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम के उल्लेख हैं। मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता, स्त्री की स्थिति जो है वो मैत्रेयनी संहिता में गिरी हुई दिखाई गई है। जुआ और शराब की तरह स्त्री को तीसरा दोष बताया गया है। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की स्थिति जो है वो गिरी हुई बताई गई है और मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की तरह तीसरा दोष बताया गया है। वेदांग सूत्र और पुराण, वेदांग सूत्र और पुराण, तो वेदांग जो है वो कितने होते हैं? वेदांग जो है वो 6 होते हैं। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सूत्र क्या है? सबसे प्राचीन गौतम धर्म सूत्र है। सूत्रों में बात करें तो सूत्र में सबसे प्राचीन जो है वो गौतम धर्म सूत्र है। पुराण कितने हैं? पुराण जो है वो 18 है। पुराण है 18। रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की रचना किसने किया है? लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो है वो पुराणों की रचना किए हैं। कुछ प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण की बात करें तो यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में किस वंश का जिक्र है? मौर्य वंश का। और वायु पुराण में है गुप्त वंश का जिक्र। आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है मत्स्य पुराण में, मौर्य वंश का जिक्र है विष्णु पुराण में, गुप्त वंश का जिक्र है वायु पुराण में। अब बात करते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्यों के बारे में जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तो जातक, जातक, जातक जो है वो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी बताता है। जातक जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताता है, पूर्व जन्म की कहानी बताता है जातक। हीनयान, हीनयान जो है वो प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। जैन धर्म जो था महायान और हीनयान, तो हीनयान लोगों के द्वारा एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया कथावस्तु। इससे भी भारतीयों की इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और प्रमुख जैन साहित्य है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और प्रमुख आगम है कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा और चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी जो है वो कल्हण के द्वारा लिखा गया है और राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है 12वीं सदी तक। 12वीं सदी तक कश्मीर के बारे में इतिहास पता चलता है राजतरंगिणी से। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक है अली अहमद और चचनामा से अरबों की सिंध विजय जो थी, अरबों के द्वारा सिंध पर विजय किया गया था, उसकी जानकारी मिलता है चचनामा से, जिसके लेखक है अली अहमद। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग जो है वो अष्टाध्यायी में ही किया गया था। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, जिन्हें महाभाष्य लिखा और महाभाष्य में शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जैसे बीसी, बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व और एडी को कहते हैं ईसवी। तो बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, इसकी गिनती जो है वो उल्टी क्रम में होती है। और एडी, एडी यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसको आगे सीधी रूप से गिनती किया जाता है। वामन अवतार, वामन अवतार भगवान विष्णु का मानव रूप। वामन अवतार जो है वो क्या होता है? भगवान विष्णु का मानव रूप। कश्यप अदिति के
पुत्र। दक्षिण में उपेंद्र नाम से प्रसिद्ध है वामन अवतार। वामन अवतार जो है वो दक्षिण में उपेंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास जो है वो किसने किया था? कल्हण ने किया था। प्राचीन घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास पहली बार किया था कल्हण ने। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि विदेशी यात्रियों या पुरातत्व साक्ष्य से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में, तो यूनानी रोमन लेखक तो थे टेसियस। टेसियस जो है वो ईरान का राजवैद्य था। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इसका विवरण जो है वो अविश्वसनीय कहानियों से पूर्ण है। दूसरा हेरोडोटस जो है ये भी यूनानी रोमन ही था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने एक किताब लिखा था हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता। उसके बाद मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा है इंडिका से भी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। डाईमेकस जो है वो सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाईमेकस जो है वो अंतियोकस का राजदूत था जो कि सीरिया के नरेश थे। डाईमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस जो है वो मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था डायोनीसियस जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अंतियोकस का राजदूत जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था डाईमेकस। टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत बायोनिसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी को भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो इसने लिखा था। टॉलमी जो है वो 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम के पुस्तक जो है वो लिखा था। प्लिनी जो है वो 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी जिसमें भारतीय पशु पौधों और खनिजों का वर्णन था। प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये इसके लेखक अज्ञात हैं। लगभग 80 ईस्वी में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी ये देता है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ विश्वसनीय लेखक थे निरयाकस, आने सिक्रेटस एवं एरिस्टोबुलस। निरयाकस, आने सिक्रेटस, एरिस्टोबुलस ये सब जो है वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। चीनी लेखक की बात करें तो चीनी लेखक थे फाहियान जो है वो किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय भारत आया था गुप्त काल में। फाहियान मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया, वहाँ की जनता को सुखी बताया और फाहियान जो है वो भारत में 14 वर्ष तक रहा। सयुग्न जो है वो 518 ईस्वी में भारत आया, बौद्ध धर्म की प्रतियां को एकत्रित की। सयुग्न जो है वो बौद्ध धर्म की प्रतियां को एकत्रित की। उसके बाद है वेनसांग जो है वो हवेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। वेनसांग भारत में इधर उधर घूमा और अपना एक किताब लिखा जिसका नाम था सी यू की और अन्य देशों में भी घूमा, उसका भी लेखन जो है वो इसमें किया सी यू की। ये 138 देशों का विवरण था सी यू की में। वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा जो है वो शूद्र थे। वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र थे। इसने बुद्ध के साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमा का पूजन किया था। वेनसांग जो है वो बुद्ध के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। और उसके बाद है चाइनीज पिलग्रिम एक इतसिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में आया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया।
इत्सिंग जो है वो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है 7वीं शताब्दी के समय, 7वीं ईस्वी शताब्दी के समय में। अरबी लेखक, अरबी लेखक के बारे में बात करें तो अरबी लेखक है अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया और किताब लिखा था किताब उल हिंद एवं तहकीकाते हिंद। अलबरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद और तहकीकाते हिंद, जो कि आया था महमूद गजनवी के साथ। तहकीकाते हिंद जो है वो 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज और धर्म का जानकारी मिलता है। अलबरूनी के तहकीके हिंद से राजपूत कालीन समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। अरबी लेखक ही है इब्न बतूता। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है रिहल्ला, जो कि अरबी भाषा में है। रिहल्ला जो है वो अरबी भाषा में है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है वो दिल्ली पहुँचे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया था। अन्य लेखक की बात करें तो तारानाथ। तारानाथ जो है वो एक तिब्बती लेखक है जिसने कंगयूर एवं तंगयूर नामक जो है वो ग्रंथ लिखे थे। कंगयूर तंगयूर ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? तारानाथ ने। और एक है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया था। पुरातत्व संबंधी कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है वो किसको माना जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह माना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। पुरातत्व शास्त्र का पितामह माना जाता है कनिंघम को। बोगाज कोई यानी एशिया माइनर, बोगाज कोई अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व के वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं बोगाज कोई अभिलेख में। बोगाज कोई अभिलेख में 1400 ईसा पूर्व वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं बोगाज कोई अभिलेख में। गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो बेसनगर या विदिशा में है। यह यवन राजदूत होलियोडोरस का मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो होलियोडोरस के का है, जो कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जो है वो जिक्र मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र जो है वो मिला। भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिला हाथी गुम्फा अभिलेख में। सौहगिरा अभिलेख, सौहगिरा अभिलेख में सर्वप्रथम धुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी और संकट काल हेतु खाद्यान्न सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। सौहगिरा अभिलेख से खाद्यान्न संरक्षण का जानकारी मिलता है, वो भी अकाल के समय। भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। हुन आक्रमण जो हुए उसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। ऐरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है, उससे गर्तावास यानी गड्ढा घर और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का जानकारी मिलता है। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है। बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। पुराने ज़माने में कुछ सिक्के थे, सिक्कों से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। साहित्य में इसे कासारपन भी कहा गया है। पुराने सिक्कों को आहत सिक्के और आहत सिक्कों को साहित्य में कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य जो है वो किसने किया? यवन शासकों ने किया। लेख लिखने का काम सबसे पहले यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है। समुद्रगुप्त जो है वो एक
सिक्के पर वीणा बजा रहे हैं, इससे समुद्रगुप्त के वीणा संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो है वो पुदुचेरी में है। यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से रोमन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक जो है वो याद करना होता है, जो कि पूछे जाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस शासक के द्वारा लिखवाया गया था? कलिंग राज खारवेल के द्वारा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राज खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किनके द्वारा? रुद्र दामन के द्वारा लिखवाया गया। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री के द्वारा लिखवाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के द्वारा। प्रयाग स्तंभ लेख लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ऐहोल अभिलेख लिखवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। मंदसौर अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। मंदसौर अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख जो है वो किनके द्वारा लिखवाया गया था? प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। अब इसको उल्टा याद रखते हैं। कलिंग राज खारवेल ने कौन सा अभिलेख बनवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राज खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख। रुद्र दामन जो है वो कौन सा अभिलेख जारी किया था? जूनागढ़ अभिलेख। गौतमी बलश्री जो है वो कौन सा अभिलेख लिखवाया? नासिक अभिलेख। समुद्रगुप्त का है प्रयाग स्तंभ लेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। स्कंदगुप्त का अभिलेख है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। बंगाल शासक विजय सेन का अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख। कुछ और है बात, जैसे एपिग्राफी किसको बोलते हैं? तो अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। वह स्थान जहां पुराने औजारों, बर्तनों और इमारतों के अवशेष मिलते हैं उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। भारत के प्राचीन संबंध जो है वो बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से और जावा से था। भारत का पुराना संबंध जो है वो बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से था। बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, मलाया को स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया को कंबोज कहा जाता था और जावा को यवन द्वीप जो है वो कहा जाता था। सातवाहन, इनका पूरा इतिहास जो है वो अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। सातवाहन वंशों का पूरा इतिहास जो है वो अभिलेखों पर ही आधारित है। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग इतिहास का विभाजन इतिहास को तो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल एवं इतिहास। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, इसमें लेखन कला तो उपलब्ध है लेकिन लिखे हुए चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल का लिखित जो है वो मिल चुका है, लिखित साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको कहते हैं इतिहास। नोट, ज्ञानी मानव किनको कहा जाता है? होमोसेपियंस को ज्ञानी मानव कहा जाता है। ज्ञानी मानव का प्रवेश जो है वो धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। कालक्रम और विशेषताएं की बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। जो आद ऐतिहासिक काल है,
प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को ही 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसमें शिकार जो है वो मुख्य आधार था जीवन का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, और मनोरंजन के साधन भी थे शिकार। मनोरंजन का साधन था शिकार पूरा पाषाण काल में। 12,000 से 10,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक चला। पर्यावरणीय बदलाव, छोटे औजार और जिनमें हड्डियों एवं लकड़ियों के मुट्ठे जो है वो लगे होते थे। मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए, छोटे छोटे औजार यूज किया जाता था जिनको माइक्रोलिथ एवं लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ जो है वो यूज किए जाते थे मध्य पाषाण काल में, जिनके मुट्ठे पर लकड़ी के हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। नव पाषाण काल जो है वो लगभग 10,000 वर्ष से पहले से जो है वो चल रहा है। नव पाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो नव पाषाण काल से ही जन्म लिया। तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, और अस्थायी निवास जो है वो शुरू हुआ नव पाषाण काल से। महत्वपूर्ण आविष्कार और प्रथम साक्ष्य। महत्वपूर्ण आविष्कार एवं प्रथम साक्ष्य। तो आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार जो है वो सबसे पहले पूरा पाषाण में हुआ था, क्योंकि राख का अवशेष मिला है कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से राख का अवशेष मिला है। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार हुआ था नव पाषाण में। पालतू पशु, सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु जो है वो बनाया गया था। धातु, सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग जो है वो किया गया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग? तांबा का। औजार की बात करें तो प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी बनाया गया था, और कुल्हाड़ी मिला है कहाँ? अति रंपकम से। कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है अति रंपकम से। कृषि जो है वो नव पाषाण काल में कृषि शुरू हुआ था, लगभग 80,000 वर्ष पूर्व। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है, जिसका साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला था। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा से मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा से मिला था। अनाज जो है वो मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज चावल था। प्रमुख संस्कृति और बर्तन। तो मालवा संस्कृति जो है वो कैसा मृद भांड यूज करता था? काला तथा लाल। मालवा संस्कृति जो था वो काला तथा लाल बर्तन का यूज किया जा करता था। बुर्ज होम में जो संस्कृति था, बुर्ज होम जो है वो धूसर रंग का मृद भांड या बर्तन जो है वो यूज करता था। जारवे संस्कृति जो है वो लाल बर्तन यूज करता था। जारवे संस्कृति लाल बर्तन। और दक्षिण नवपाषाण जो है वो चमकीला धूसर यूज करता था। दक्षिण नवपाषाण जो है वो चमकीला धूसर रंग का मृद भांड यूज करता था। पूर्वी नवपाषाण जो है वो कौन सा बर्तन यूज करता था? पूर्वी नवपाषाण जो है वो भूरा एवं लाल बर्तन यूज करता था। पूर्वी नवपाषाण जो है वो भूरा एवं लाल बर्तन यूज करता था। प्रमुख पुरातत्विक स्थल और खोजे। भीमबेटका जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका जो है वो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका खोज जो है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर ने किया था।
भीमबेटका का खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर ने किया था। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल और 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। भीमबेटका को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ एक कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य जो है वो मिलता है। बुर्ज होम कश्मीर में यहाँ मालिक के साथ बकरी दफनाने का जो है वो साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम में। इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। जारवे संस्कृति से यह संबंधित था। इनाम गांव जो है वो जारवे संस्कृति से संबंधित था। शिवालिक की पहाड़ी, यहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और नर्मदा घाटी भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो है वो नर्मदा घाटी से ही मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिला है कहाँ से? नर्मदा घाटी से ही। महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनकी खोज। रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज कब की गई थी? 1863 में। किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। C.L. कार्लाइल जो है 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोजे और शैल चित्रों की पहली बार खोज की। C.L. कार्लाइल का खोज जो है वो विंध्य क्षेत्र में 1867 ईस्वी में किया गया था। माइक्रोलिथ का खोज C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में माइक्रोलिथ का खोज किया गया था और C.L. कार्लाइल के द्वारा ही शैल चित्रों को भी पहली बार खोजा गया था। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पाषाण औजारों की खोज जो है वो सर्वप्रथम पलवारम नामक स्थान से हुआ था। भारत में पाषाण औजारों की खोज सबसे पहले पलवारम नामक स्थान से हुआ था। भारत में मानव अस्थि पंजर जो है वो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। स्फटिक पूरा पाषाण काल के अधिकांश औजार जो है वो पत्थर यानी स्फटिक के बने हुए थे। पूरा पाषाण काल के जितने भी औजार थे वो लगभग स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। स्फटिक पत्थर। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सामान्य परिचय एवं काल निर्धारण। तो सिंधु घाटी जो है सभ्यता जो है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चला है। ये पता चलता है रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। रेडियो कार्बन 14 पद्धति जो है इसकी खोज 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने किया था। रेडियो कार्बन 14 पद्धति की खोज जो है वो B.F. लीवी ने किया था 1946 में। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और सिंधु सभ्यता का खोज घोषणा 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने विधिवत घोषणा की। तो सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था राय बहादुर साहनी के द्वारा और 1924 में इसका घोषणा किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। ये सिंधु सभ्यता जो था वो कैसा युग था? तो ये आध ऐतिहासिक था। आध ऐतिहासिक युग था सिंधु सभ्यता और कांस्य यानी कांस्य युग था।
प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रोंज एज क्या सभ्यता कहते हैं सिंधु सभ्यता को। यहाँ के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भौगोलिक सीमाएं, सिंधु सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो स्थल था, सबसे पश्चिम में जो स्थल था वो था सितका गेंडोर बलूचिस्तान में। सबसे पूर्व में जो स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठपुर में था। सबसे उत्तर में जो स्थल था, सबसे उत्तरी स्थल था मांदा। मांदा जो है वो जम्मू कश्मीर में था। और सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है, सबसे दक्षिणी पूरा स्थल जो था वो दाइमाबाद था महाराष्ट्र में। तो सबसे पश्चिमी स्थल हो गया सुतका गेंडोर, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तरी स्थल मांदा, दक्षिणी स्थल जो है वो दाइमाबाद था। सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे था। मांदा जो है वो चिनाब नदी के किनारे। और दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे था। प्रमुख नगर और स्थल की बात करें तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। केवल 6 बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। सिंधु सभ्यता के 6 ऐसे बड़े नगर हैं जिनको नगर का संज्ञा दिया गया है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी लाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार में है, जिसका खोज सूरजभान ने 1963 ईस्वी में किया था। राखीगढ़ी का खोज किसने किया था? सूरजभान ने 1963 ईस्वी में। धौलावीरा जो है वो कहाँ है? वो गुजरात में है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालीबंगन जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। बंदरगाह की बात करें तो सिंधु सभ्यता काल में 2 बंदरगाह जो है प्रचलित थे, एक लोथल और दूसरा सुतकोतदा। लोथल एवं सुतकोतदा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल जो है वो सिंधु सभ्यता के कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल सिंधु सभ्यता का खोजा गया है गुजरात में। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन एवं जीवन शैली के बारे में पढ़ना है तो नगर और घरों को सिंधु सभ्यता में ग्रिड पद्धति पर अपनाई गई थी। नगर एवं घरों को ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब स्क्वायर्स के फॉर्म में, गली ऐसे ऐसे होता था और इसी गली के पर होता था घर। सिंधु सभ्यता में दरवाजे जो है वो खिड़कियां जो भी थे वो सड़क की ओर न खोल करके पीछे की ओर गली में खोला जाता था। दरवाजे खिड़कियां जो है वो सड़क की ओर न खोल करके पतली गली की ओर खोला जाता था। अपवाद है लोथल में दरवाजे जो है वो चौड़ी सड़क यानी मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता का लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी है। बुस्ट्रोफिडोन या पिक्टोग्राफी जो है वो है भाव चित्रात्मक है। यह सब लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और अगली पंक्ति में फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला जो है वो उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। लेखन प्रणाली जो है वो सबसे बढ़िया कहाँ था? सुमेरिया की सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में लोग मुख्य गेहूं और जौ जो है वो खाते थे और मिठास के लिए लोग शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपाड़ पासा खेलते थे, पशु जो है वो पक्षियों को लड़ाते थे।
सिंधु सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास। सिंधु सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास की बात करें तो सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो कैसा था? सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। स्त्री मृण मृत्युओं की अधिकता के कारण इसे जो है वो मातृसत्तात्मक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पूजा करते थे धरती को, वृक्ष को, शिव को और कुबड़ वाला सांड को, सबको पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था और वृक्ष में पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता था। शिव के पुराना रूप थे पशुपतिनाथ जिनकी पूजा किया जाता था और कुबड़ वाला सांड को भी पूजा किया जाता था। किसी भी मंदिर के अवशेष जो है वो सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं। मंदिर का अवशेष सिंधु सभ्यता से नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है वो प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार के रूप में जलाने और दफनाने दोनों का प्रचलन था। जलाने का काम जो है मोहनजोदड़ो में किया जाता था और गाड़ने का, दफनाने का काम जो है वो हड़प्पा में प्रचलित था। युग्म समाधियाँ मिले हैं। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधि जो है वो मिला है। आर्थिक गतिविधियां एवं व्यापार। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में हुआ करता था। यातायात जो है वो 2 एवं 4 पहिया वाले बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी से किया जाता था। मेसोपोटामिया इसके अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए ही उपयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द है मेलूहा। अब मेलूहा शब्द जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया गया है। विदेशों से भी व्यापार वो लोग किया करते थे आयात। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो तांबा का आयात करते थे। कहाँ? खेतड़ी, राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के लोग राजस्थान खेतड़ी से तांबा मंगवाते थे, बलूचिस्तान से भी तांबा मंगवाते थे और ओमान से भी तांबा मंगवाते थे। राजस्थान के लोग, ये सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा मंगवाते थे। चांदी और टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। सोना जो है वो गया कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो खेतड़ी से तांबा, बलूचिस्तान से तांबा, ओमान से तांबा मंगवाते थे। अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगवाते थे? चांदी एवं टीन। कर्नाटक और अफगानिस्तान से सोना मंगवाते थे। मेसोपोटामिया से लाजवर्त मंगवाते थे। प्रमुख साक्ष्य और प्राप्तियां की बात करें तो विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से ही। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो। पशुपतिनाथ मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान था। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। मनके बनाने का कारखाना जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल एवं चनहुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना जो है वो लोथल एवं चनहुदड़ो से मिला है। मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनवाली से। मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है बनवाली से। चावल के दाने का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। प्रथम साक्ष्य चावल का दाना मिला है लोथल से और रंगपुर से भी
चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर जो है वो सुतकोतदा से मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। अब है प्रमुख स्थल एवं नदियों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। तो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। रोपड़, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था 1954 ईस्वी में। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष एवं बीबी लाल ने किया था। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी एवं आरएस बिष्ट ने किया था। हड़प्पा जो है वो स्थित है वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में है पाकिस्तान के सिंध में। लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है। कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ जो है वो कहाँ है? पंजाब में। धौलावीरा जो है वो कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने इन हड़प्पा का खोज किया था और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। लोथल, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने 1954 में इसका खोज किया था और लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में था। कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष और बीबी लाल थापर जो है वो इसकी खोज किया था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपड़, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ जो है वो पंजाब भारत में है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी एवं आरएस बिष्ट ने किया था गुजरात के कच्छ में। महत्वपूर्ण बिंदु, पिग्गट, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे और विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ माना जाता है। सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, इसके खत्म होने का कारण बाढ़ माना जाता है। अब है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्राचीन वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्राचीन वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। तो वैदिक काल का सामान्य परिचय। आर्यों का आगमन, सर्वप्रथम पंजाब एवं पाकिस्तान में आर्य जो है वो आकर के बसे। मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल निवास जो है वो मध्य एशिया का था। मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से ही आए थे। सभ्यता का रूप, तो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा जो है वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटा जो प्रशासनिक इकाई था वो था कुल, और कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था विश्व, विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। प्रमुख पदाधिकारी, तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का जो प्रधान होता था उसको विश्वपति कहा जाता था। जन का जो शासक होता था उसको राजन कहा जाता था। पुरोहित एवं सेनानी जो है वो मुख्य राज्याधिकारी थे। पुरोहित एवं सेनानी जो है वो वैदिक सभ्यता में मुख्य राज्याधिकारी होते थे।
वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र जो है वो उदारवादी पुरोहित थे। वैदिक काल में वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र जो है वो उदारवादी ये पुरोहित थे। रत्नी जो है वो सूत, रथकार व कम्मादी। सूत, रथकार, कम्मादी को वैदिक सभ्यता में रत्नी कहा जाता था और रत्नी सहित राजा सहित इनकी संख्या जो है वो 12 था। रत्नी की संख्या कितनी थी वैदिक सभ्यता में? 12। अस्पस किनको कहा जाता था? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था, गुप्तचर को वैदिक काल में अस्पस कहा जाता था। गुप्तचर को वैदिक काल में अस्पस कहा जाता था और अपराधियों को पकड़ने वाले को वैदिक काल में कहा जाता था उग्र। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। राजस्व कर एकत्र करने वाला को भागदुहु कहा जाता था। वैदिक सभ्यता काल में राजस्व जो एकत्र करता था उसको भागदुहु कहते थे। तो राजस्व एकत्र करने वाले को भागदुहु, अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र, गुप्तचर को कहा जाता था अस्पस, सूत, रथकार, कम्मादी ये सब जो होते थे उनको कहा जाता था रत्नी। मुख्य राज्याधिकारी जो था वो कौन था? पुरोहित एवं सेनानी। वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो है वो उदार थे। ग्राम के मुख्य को ग्रामीणी, विश्व के विस्पति, जन के राजन। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो संस्थाएं, तो वैदिक काल में एक संस्था था सभा और दूसरा था समिति। सभा जो होता था वो श्रेष्ठ लोगों के लिए होता था और समिति जो है वो सामान्य जनता के लोगों के लिए होता था। और सभा एवं समिति के जो अध्यक्ष होते थे उनको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो है वो सभा या समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो है वो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता था। वैदिक सभ्यता में युद्ध के जगह पे गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था और गविष्टि का मतलब क्या होता है? गायों की खोज। दशराज युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध जो है वो परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें जो सुदास जो है वो विजयी हो गया था। दशराज युद्ध का जिक्र है 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध जो है वो परुशनी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के बीच में सुदास जो है वो जीत गया था। वैदिक सभ्यता जो है वो कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था और सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार या कुल हुआ करता था, जिसके मुखिया जो है वो पिता या कुलप कहलाते थे। परिवार या कुल का मुखिया पिता या कुलप होता था। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसा था? तो बाल विवाह व पर्दा प्रथा जो है ये सब नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा वैदिक काल में नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन था। वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था और कुछ विदुषी स्त्रियां थी जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास। कुछ विदुषी स्त्रियां थी वैदिक सभ्यता के, वो है लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था? वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। प्रिय पशु जो था वो घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो इंद्र थे। वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। गाय को अघन्या कहा जाता था यानी न मारा जाने वाला पशु। गाय के हत्या करने वाले को मृत्यु दंड या देश से निकाला दिया जाता था। वैदिक काल में ही लोहा का खोज हुआ था और उस समय लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में लोहा को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था।
व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली एक्सचेंज वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। दूर जाने वाले व्यापारी को पनी और सूदखोर को बेकनॉट कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो व्यापारी दूर जा जा करके व्यापार करते थे उनको पनी कहा जाता था, और जो सूद पे पैसा देते थे या लेते थे उनको सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ कराने वाले देवता कौन थे? अग्नि। अग्नि जो है वो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ कराने वाले देवता थे। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन हो गए, तो प्रिय देवता अब इंद्र के जगह पे प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता जो है वो इंद्र के जगह प्रजापति हो गए। वर्ण व्यवस्था हो जो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बन गया। उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का किया जाता था। मुद्रा, निष्क और शतमान सिक्कों के चलन का प्रमाण नहीं मिला है। मुद्रा जो है वो निष्क और शतमान चलता था, लेकिन सिक्कों के चलन का प्रमाण नहीं मिला है। नगर, नगर की बात करें तो कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में कौशाम्बी में पहली बार जो है वो ईंट का प्रयोग हुआ था। गोत्र, गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो इसी काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का जन्म हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन नदियां और देवता। ऋग्वैदिक कालीन नदियां और देवतों के बारे में याद रखना होता है। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो कुर्रम नदी को पहले क्या कहा जाता था? कुब्र। काबुल नदी को पहले कुभा के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। रावी को परुसनी, सतलज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। तो कुब्र यानी कौन सा नदी? कुर्रम नदी। कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। अस्कनी यानी चिनाब। परुसनी का आधुनिक नाम रावी। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। देवता की बात करें तो इंद्र जो है वो युद्ध व वर्षा के देवता थे। अग्नि जो है वो मध्यस्थ, देवता एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ कराने वाले देवता थे। वरुण जो है वो ऋतु परिवर्तन करने वाले देवता थे, और वरुण सत्य का प्रतीक थे। सोम जो है वो वनस्पति देवता थे। पूषण जो है वो पशुओं के देवता थे। मरुत जो है वो आंधी तूफान का देवता थे। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक थे। भारतीय दर्शन जो है वो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तन कौन है? कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है बदरायन। तो कपिल ने कौन सा दर्शन प्रवर्तित किया? सांख्य दर्शन। पतंजलि ने कौन सा दर्शन लिखा? योग दर्शन। गौतम ने कौन सा दर्शन दिया? न्याय दर्शन। कनाद ने वैशेषिक दर्शन। जैमिनी ने कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन। बादरायन ने दिया है वेदांत दर्शन। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन में मूल तत्व 25 हैं, और प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। शारीरिक प्रयोग व ध्यान के लिए कौन सा दर्शन है? योग दर्शन। यम, नियम और समाधि द्वारा मुक्ति मिलता है।
तर्कपूर्ण चिंतन व ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानने वाला दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है वो तर्कपूर्ण चिंतन करना सिखाता है और ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता मानता है न्याय दर्शन, जो कि गौतम के द्वारा लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन, परमाणु सिद्धांत का विकास जो है वो वैशेषिक दर्शन में जिक्र है। और पांच तत्वों का जिक्र जो है वो वैशेषिक दर्शन में है। अग्नि, वायु, ये सब वाला 5 तत्वों का जिक्र जो है वो वैशेषिक दर्शन में है। वेदों के अनुष्ठानिक भाग और वैदिक कर्तव्य पर बल देने वाला दर्शन है मीमांसा। वेदों के अनुष्ठानिक भाग और वैदिक कर्तव्यों पर बल देने वाला दर्शन है मीमांसा। ब्रह्म ही वास्तविकता है, ब्रह्म ही वास्तविकता है और बाकी शेष माया है। ये दर्शन है वेदांत दर्शन में। ब्रह्म ही वास्तविकता है और बाकी सब माया है, ये बोला गया है वेदांत दर्शन में। अन्य विचारधाराएं की बात करें तो चार्वाक, लोकायत। चार्वाक क्या बोलते हैं? तो चार्वाक के है प्रवर्तक कौन? बृहस्पति। चार्वाक दर्शन, चार्वाक विचारधारा के प्रवर्तक हैं बृहस्पति। इसमें सिद्धांत क्या है? खाओ पियो और मस्त रहो। केवल 4 तत्वों को ही चार्वाक जो है वो मानते हैं। चार्वाक या बृहस्पति मानते हैं कि खाओ पियो और मस्त रहो, केवल 4 तत्व मानते हैं। आजीवक के प्रवर्तक कौन है? मखल्ली पुत्र गोसाल। आजीवक जो विचारधारा जो है वो किनका है? मखल्ली पुत्र गोसाल का। नियमितवाद में ये विश्वास करते हैं। नियतिवाद में ये विश्वास करते हैं मखल्ली पुत्र गोसाल यानी आजीवक। बिंदुसार इसके जो है वो अनुयायी थे। आजीवक यानी मखल्ली पुत्र गोसाल के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार। अज्ञान जो है वो संशयवाद पैदा करता है। ज्ञान प्राप्त करना असंभव मानते हैं। संशयवाद, अज्ञान जो है वो ज्ञान प्राप्त करना असंभव मानते हैं। विविध तथ्य की बात करें तो महाकाव्य, महाभारत जो है एक महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। और एक और महाकाव्य है रामायण। तो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो फूटी नाव से किया गया है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया किस उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और यह सावित्री यानी सूर्य को समर्पित है। श्राद्ध प्रथा जो है वो निम्मी ने शुरू किया था, जो कि दत्तात्रेय के पुत्र थे। श्राद्ध प्रथा जो है वो निम्मी ने शुरू किया था, जो कि दत्तात्रेय के पुत्र थे। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। प्रस्थानत्रयी उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र। अब होता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महाजनपदों का उदय जो है वो कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका सामान्य परिचय की बात करें तो महाजनपद बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में विभाजित हो था। स्रोत, इसकी जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है। तो महाजनपदों का जानकारी जो है वो अंगुतर निकाय से प्राप्त होता है। ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो ये 16 महाजनपद है अंग, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, वत्स महाजनपद, वज्जी महाजनपद, कोसल महाजनपद, अवंती महाजनपद, मल्ल महाजनपद, पंचाल महाजनपद, चेदी महाजनपद, कुरु महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, कंबोज महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, अस्मक और गांधार महाजनपद। अब हमको इन सब महाजनपद का राजधानी याद करना होता है।
तो अंग का राजधानी जो है वो कहाँ है? चंपा। अंग का राजधानी चंपा है। मगध का राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज या राजगृह। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन एवं माहिष्मती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन एवं माहिष्मती। मल्ल की राजधानी थी कुशावती। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन एवं माहिष्मती, मल्ल की राजधानी थी कुशावती। पंचाल की राजधानी जो है वो कहाँ थी? अहिछत्र एवं काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र एवं काम्पिल्य। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कंबोज की राजधानी थी हाटक। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो अहिछत्र या काम्पिल्य किसकी राजधानी? पंचाल की। शक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी किसकी? कुरु की। विराटनगर राजधानी थी मत्स्य की। हाटक राजधानी थी किसकी? कंबोज। मथुरा राजधानी थी किसकी? सूरसेन की। पोटन या पोतन जो है वो अस्मक की राजधानी थी। तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी। और उसके बाद वर्तमान स्थिति भी याद रखना होता है। तो अंग जो है वर्तमान के भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था। बिहार के भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में अंग था। मगध जो है वो बिहार के पटना गया क्षेत्र में था। काशी जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। वत्स महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद का आसपास क्षेत्र था। वज्जी जो है वो बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। कोसल जो है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा एवं बहराइच का क्षेत्र है। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र था। मल्ल जो है वो उत्तर प्रदेश का देवरिया, बस्ती एवं गोरखपुर क्षेत्र में था। पंचाल जो है वो उत्तर प्रदेश का ही बरेलू, बदायूं एवं फर्रुखाबाद क्षेत्र में था। पंचाल। चेदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में था। कुरु जो है वो आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में था। मत्स्य जो है वो राजस्थान के जयपुर, अलवार एवं भरतपुर क्षेत्र में थे। कंबोज जो है वो उत्तर पश्चिम रोजारी एवं हजारा क्षेत्र में। सुरसेन उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था गोदावरी नदी क्षेत्र में। दक्षिण भारत का एकमात्र गोदावरी नदी क्षेत्र में था अस्मक। गांधार जो है वो रावलपिंडी एवं पेशावर क्षेत्र में था पाकिस्तान में। तो अस्मक यह एकमात्र महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक जो एकमात्र महाजनपद था जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था गोदावरी नदी के तट पर। मगध जो है वो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था। वज्जी और मल्ल यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी। और तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में था। तक्षशिला जो है वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है।